नमस्कार बच्चों। अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम राजनीति विज्ञान जो कि कक्षा 10 के लिए विशेष कक्षाएं चला रहे थे, उसमें हमने पहला लेसन लोकतंत्र शुरू किया और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। अब ये लोकतांत्रिक शासन जो है दूसरी बार रिपीट में आ रहा वापिस। पहले हमने इसको कब पढ़ा था तो याद कीजिए कि हमने पहले सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और उसके रूप देखे थे। उसके रूप में हमने 4 रूपों का अध्ययन किया था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र के बारे में बात की थी। तो जो पहला रूप था राजनीतिक लोकतंत्र, उसके अंदर हमने राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर भी इसके 2 रूप देखे थे, लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन। फिर उसमें हमने आगे बात की थी लोकतांत्रिक शासन के भी 2 रूप आए थे, जिसमें प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो उसी के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन जो होते हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा स्वयं शासन करना। क्या बताएगा दोस्तों कि जनता द्वारा स्वयं शासन करना प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें जनता ही कि मतलब कि सारे के सारे शासन के जो संबंधी निर्णय है वो लेती है। और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुनना, जो कि बाद में उस शासन को का कार्यभार संभालते हैं, तो वो होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। पुनः समझेगा दोस्तों कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा स्वयं शासन करना, और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि आगे राज्य का कार्यभार, शासन संबंधी कार्यभार संभालते हैं। उसे कहते हैं प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं हम पहला प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र की। तो वही बात आ गई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं ही राज्य की प्रभुत्व शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करती है। मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता स्वयं ही क्या होती है, स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु का मतलब होता है सारे के सारे डिसीजन जनता स्वयं लेती है। डिसीजन किस प्रकार के हो सकते हैं, तो राज्य में नीति, मूल्यों की व्यवस्था या फिर कानून बनाना, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना। कहने का मतलब कि सारे के सारे राज्य के कार्यभार संबंधी कार्य जो होते हैं वो सारे के सारे जनता स्वयं करती है। जनता स्वयं प्रभु होती है, वह स्वयं नीति मूल्यों की व्यवस्था करती है, वह स्वयं जनता ही कानून बनाती है, और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी स्वयं जनता करती है। मतलब किसी प्रकार के प्रतिनिधि की व्यवस्था इसमें नहीं होती है, इसमें जनता ही हर तरीके से डिसीजन लेती है। अब एक हरनसा विचारक हुए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है वास्तव में लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा शासन है। लोकतांत्रिक राज्य क्या होता है, एक ऐसा शासन होता है जिसमें संपूर्ण जनता, जो भी पब्लिक है, जो भी जनता है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। हरनसा ने क्या कहा कि वास्तव में लोकतांत्रिक शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं बिना प्रतिनिधियों के या बिना कार्यवाहकों के वो शासन चलाती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आगे देखेंगे कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था जो है कहां पर संभव है और कहां पर संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता ही स्वयं शासन चलाती है, तो जो बड़े या विशाल जो देश होते हैं जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था संभव नहीं है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था केवल कम जनसंख्या वाले राज्यों या देशों में ही संभव है। क्या होना चाहिए, जनसंख्या जो होती है वो कम होनी चाहिए। कम जनसंख्या होगी तो जो जनता जो होगी अच्छी तरीके से शासन का
पालन कर पाएगी, शासन का निर्वहन कर पाएगी। इसीलिए कम जनसंख्या वाले राज्यों में यह जो व्यवस्था है ये पॉसिबल है। आगे बात करते हैं वर्तमान में ये व्यवस्था कहाँ है। तो वर्तमान में यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड जो एक देश है वहां के 5 कैंटनों में है। कहां पर 5 कैंटनों का होता है प्रांत, मतलब स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में यह व्यवस्था अभी चल रही है पूरे विश्व के अंदर। पहले प्राचीन यूनानी नगरों के अंदर भी यह व्यवस्था होती थी, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण फिर ये जो व्यवस्था ये समाप्त हो गई और वर्तमान में यह स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में यह व्यवस्था अभी लगातार रूप से चल रही है। और कहां पॉसिबल है, तो कम जनसंख्या वाले स्थानों पर। तो वापिस देखिएगा एक बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहली चीज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता ही स्वयं प्रभु होती है, जनता ही कानूनों का निर्माण करती है, जनता ही नीति निर्देशक मूल्य जो होते हैं उनको चलाने में सहायक होती है और जनता ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। मतलब हर एक डिसीजन राज्य का जनता द्वारा लिया जाता है और यह व्यवस्था कम जनसंख्या वाले राज्यों में पॉसिबल है। और वर्तमान में यह स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों यानी 5 प्रांतों के अंदर यह व्यवस्था लगातार रूप से जारी है। और हर्नसा की जो एक परिभाषा है इसको भी थोड़ा वापस देखेंगे कि लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों के, याद रखना किसके, बिना कार्यवाहकों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है, उसे कहते हैं हम लोकतांत्रिक शासन में प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। तो दोस्तों आगे प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र के बाद लोकतांत्रिक शासन का जो दूसरा प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी प्रतिनिधि को चुना जाता है और जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, मतलब जनता स्वयं प्रभु नहीं होती है, जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो ही पूरे शासन की बागडोर संभालते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। समझते हैं आधुनिक काल में समस्त लोकतांत्रिक राज्यों में यह व्यवस्था पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमने यह देखा था कि प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र जो होता है यह कम जनसंख्या या छोटे राज्यों में यह पॉसिबल है, जबकि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है विशाल देशों के अंदर जहां पर जनसंख्या का निवास भी ज्यादा हो वहां पर इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है और राज्य का कार्यभार संभालने में आसानी रहती है। इसी कारण से अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है या सुचारू रूप से जारी है। इस व्यवस्था में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग न करते हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जनता क्या करती है, चुनाव होता है, चुनाव के अंदर वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि आगे जाकर केंद्र से या अपने राज्य का जो है वो पूरा शासन भार संभालते हैं। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आगे देखते हैं कि जे.एस. मिल जो कि एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। जनता या जनता की बहुसंख्या मतलब कि अगर वोटिंग होगी तो जहां पर बहुसंख्या जनता की होगी उसी का प्रतिनिधि आगे चुनकर आगे जाएगा, तो उसी के द्वारा पूरा शासन भार संभाला जाता है और उनको वो समय समय पर उनको चुनाव होते चुनती है, उसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आगे हम बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होते हैं इनके भी 2 रूप होते हैं। एक तो होता है संसदीय, जहां पर संसद के अनुसार मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक, जहां पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और उसके अनुसार कार्यभार चलता रहता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, संसदीय या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब यह संसदात्मक या संसदीय जो है ये व्यवस्था अभी ब्रिटेन में लागू है और अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वर्तमान में यह यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लागू है। और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में लागू है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो संसदीय व्यवस्था कहां पर लागू है, तो ब्रिटेन में। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहां लागू है, तो यूएसए में। और दोनों का मिश्रित जो रूप है वो स्विट्जरलैंड में।
प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? संसदीय या अध्यक्षात्मक। हमारे भारत में भी ये संसदीय व्यवस्था वर्तमान में लागू है। तो दोस्तों ये था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि आगे जाकर पूरे शासन की बागडोर संभालते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, संसदीय या अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था वर्तमान में ब्रिटेन में लागू और अध्यक्षात्मक व्यवस्था यूएसए में, और दोनों का मिश्रित रूप जो है वो अभी वर्तमान में स्विट्जरलैंड में लागू है। और यह व्यवस्था एक बहुत ही बढ़िया बात इसमें यह भी है कि यह व्यवस्था बड़े या ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में सही है। मतलब इस व्यवस्था का रूप कहां पर सही है? तो जहां पर जनसंख्या का निवास ज्यादा हो या राज्य बड़े हो, तो वहां पर यह व्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से जारी रह सकती है। इसी कारण से अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में आधुनिक काल में वर्तमान में यह व्यवस्था पाई जाती है। तो दोस्तों आगे लोकतांत्रिक शासन के जो दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं की, कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ये जनता का शासन होता है। मतलब कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, जो कि ऐसा शासन जिसको स्वयं जनता ही चुनती है या जनता ही पूरे सरकार की कार्यप्रणाली का निर्वहन करती है, तो उसे कहते हैं जनता का शासन। तो पहली विशेषता क्या होगी? जो लोकतंत्र होता है वह जनता का शासन होता है। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। सिंपल सी बात है कि जो भी शासन या सरकार बनाई जाती है उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है, और जो शासन के जो भी प्रतिनिधि आगे चुनकर आते हैं उनका चुनाव जनता ही करती है। इसलिए ये जो सरकार होती है वो जनता द्वारा निर्मित सरकार होती है, जनता ही उस सरकार का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, यह एक साधन है, साध्य नहीं है। इस लैंग्वेज को समझना दोस्तों कि साध्य का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य, और जो लोकतंत्र है वह एक साधन है, न कि उद्देश्य है। कहने का मतलब मैं एक चीज आपको समझाता हूं कि जैसे कि मैं नदी के इस किनारे खड़ा हूं और मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, मुझे उस नदी के उस किनारे तक पहुंचना है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं किसी न किसी रूप से किसी नाव की मदद के द्वारा उस नदी को पार करूंगा तथा दूसरे किनारे तक पहुंचूंगा। जो दूसरा जो किनारा है वो तो मेरा उद्देश्य है, लेकिन जो नाव जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा हूं वह मेरा साधन है। इसी कारण से लोकतंत्र जो है वह क्या है कि सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति करने का एक साधन है, न कि उद्देश्य है। इसी कारण से लोकतंत्र यह एक साधन है, साध्य नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, तो लोकतंत्र जो होता है ये दो चीजों पर जोर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा की बात करता है। कौन? लोकतंत्र। कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है तथा वह उसके गौरव जो है, उसके स्वाभिमान की रक्षा करता है लोकतंत्र। दूसरा है यह सार्वजनिक हित की वृद्धि। इसमें किसी एक का भला न होता है, न किया जाता है, बल्कि बिना किसी वर्ण, रंग, धर्म, जाति से भेदभाव किए बिना सार्वजनिक रूप से सभी का भला हो, ऐसी बात इस लोकतंत्र में कही जाती है। इसी कारण से इसमें सार्वजनिक हित की वृद्धि की बात होती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता या गौरव की रक्षा की बात होती है। फिर आगे है जनता के प्रति उत्तरदायी। जनता के प्रति उत्तरदायी है ही है। क्यों है? क्योंकि जनता ने ही उस सरकार का निर्माण किया। जनता ने अपनी बात या अपनी डिमांड के रूप में उस सरकार का निर्माण किया होगा कि आप हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम आपको आगे चुनकर भेजते हैं। तो जनता के प्रति उत्तरदायी, अगर अब वो सरकार जनता के जो निर्धारित मूल्य है वहां तक वो कार्य नहीं करती तो उस सरकार को बदलने का अधिकार भी जनता के पास है। जनता उस सरकार को बदल भी सकती है, अगले आने वाले चुनाव में वो सरकार चेंज हो सकती है। इसी कारण से जो सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। फिर है लोकतंत्र एक विकासशील व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसा हमने शुरुआत में देखा था कि लोकतंत्र में व्यक्तिवादी विचारधारा की बात की जाती थी, कि किसी भी व्यक्तिवादी विचारधारा पर जोर दिया जाता था। उसके बाद में लोकतंत्र में बदलाव हुआ और इसने उदारवादी विचारधारा अपनाई।
उदारवादी विचारधारा के बाद में पुनः बदलाव हुआ और इसने लोक कल्याणकारी विचारधारा को अपनाया। तो लोकतंत्र जो है निरंतर विकासशील व्यवस्था है, निरंतर इसमें परिवर्तन होता है और समय के अनुसार इसमें विकास बढ़ता रहता है। शुरुआत में ये व्यक्तिवादी था, बाद में उदारवादी बना और उसके बाद में ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में हमारे सामने है। तो इसी प्रकार से जो लोकतंत्र है निरंतर रूप से आगे बढ़ता रह रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कि ये लोकतंत्र जब व्यक्तिवादी था उस समय ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक समानता पर बल दिया जाता था उस समय में। कब? जब व्यक्तिवादी या उदारवादी विचारधारा जब लोकतंत्र के अंदर थी। लेकिन आज इस लोकतंत्र के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में ध्यान दिया जाता है। पूर्ण रूप से लोक कल्याणकारी, सभी को समान मानकर इसमें कार्य किया जाता है। इसी कारण से ये जो है लगातार विकासशील व्यवस्था है, निरंतर इसमें चेंज होता रहता है। तो लोकतंत्र की विशेषता हमने 5 मुख्य रूप से विशेषताएं पढ़ी है। जनता का शासन, क्योंकि जनता निर्माण करती है, जनता द्वारा निर्मित शासन है, यह एक साधन है, साध्य नहीं, मतलब कि अपने मूल्यों तक, बनाए गए मूल्यों तक पहुंचने का एक साधन है, जबकि स्वयं उद्देश्य नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र एक विकासशील व्यवस्था, क्योंकि निरंतर इसमें बदलाव आते हैं, समय के अनुसार इसमें चेंजेस आते हैं, इसी कारण से निरंतर विकासशील व्यवस्था है। यह थी लोकतंत्र की विशेषताएं।